नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ और ये हमारा नया टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हिंदी में इसे कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति। बेसिकली ये क्लास 9th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और इस बुक के अंदर कई सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला चैप्टर हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर रशियन रेवोल्यूशन, फिर नाजिज़म एंड फासिज़म। सो इस तरीके से ये बुक जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स को डील करती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ये जो अलग अलग थीम्स हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हुए कोशिश करेंगे कि इनकी जो भी कनेक्टिविटी या जो भी रेलिवेंसी है इंडियन हिस्ट्री के साथ, उसको भी हम साथ साथ समझते रहें। तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ शुरुआत करते हैं। 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में फ्रांस के शहर पेरिस के अंदर एक बड़ी घटना घटित होती है और उस बड़ी घटना में क्या था कि लगभग 7,000 महिला और पुरुष ये मिलके पेरिस सिटी के अंदर घुस जाते हैं और फ्रांस के किंग के खिलाफ बगावत कर देते हैं। उस दौर में, या यूँ कहें कि उस दिन, बहुत सारी अफवाहें फैलना शुरू होती हैं और उसी में एक सबसे बड़ी अफवाह ये फैली कि राजा ने अपनी आर्मी को आदेश दे दिया है कि वो शहर के अंदर घुस जाए और जितने ये लोग राजा के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको गोलियों से भून दे। तो अफवाहों का बाज़ार गर्म था। उसी दौर में ये हज़ारों लोग अपने समूह बनाते हैं, सैनिक समूह बनाते हैं एक तरीके से, और राजा की निरंकुशता का प्रतीक बास्तिल का किला, उसे घेर लेते हैं। ये भी पेरिस सिटी के अंदर ही होता है। तो इस किले को घेर लिया जाता है। विद्रोहियों ने या आम जनता ने जो बगावत कर रही थी, उन्होंने इस किले को इस उम्मीद से घेरा था कि भाई इस किले के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में फ्रांस की आर्मी का एमुनेशन यानी गोला बारूद रखा होगा, हथियार रखे होंगे, तो ये उनको लूट लेंगे और उसके बाद ये अपनी आगे की गतिविधियों को अंजाम देंगे। तो इसी आशा में सारे के सारे इन लोगों ने इस किले को घेर लिया। किले के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको वहाँ से पकड़ा गया, उनके साथ मारपीट की गई। इस झड़प में जिस कमांडर के पास इस पूरे के पूरे फोर्ट का चार्ज था, वो भी मारा गया। लेकिन इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगा, क्योंकि इस किले के अंदर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई एमुनेशन नहीं रखा गया था। हालांकि उसके अंदर 7 लोग कैदी के तौर पे बंद थे, तो इन लोगों ने उन कैदियों को छुड़वा लिया। सवाल ये उठता है कि फ्रांस के ये लोग इतनी बड़ी संख्या में राजा के खिलाफ बगावत क्यों कर रहे हैं? क्यों लोगों ने बगावत शुरू की? कारण क्या था? तो इस सिलसिले में इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें फ्रांस की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वहाँ का रूलर कौन था, वहाँ का किंग कौन था। तो लुइस 16 फ्रांस का रूलर होता है। 1774 में ही वाज असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की राजगद्दी पे वो आसीन होता है। एट दैट टाइम ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड, उसकी 20 साल उम्र होती है। एंड ही वाज मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन प्रिंस हुज नेम वाज मैरी एंटोनियट। तो मैरी एंटोनियट जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है, उसके साथ फ्रांस के शासक लुइस 16 की शादी होती है। तो बेसिकली ये उसकी फैमिली थी। 20 साल की उम्र में उसे राजगद्दी मिल जाती है और वो एक पुराने राजघराने बुरबोन राजवंश उससे बिलोंग करता है। जैसे ही लुइस 16 थ्रोन को एक्वायर करता है, उस समय उसके सामने कई सारे चैलेंजेस उठ खड़े होते हैं और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसका स्टेट का जो खजाना है, ट्रेजरी है, ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, यानी उसका स्टेट का खजाना एकदम खाली है, उसके पास पैसे नहीं हैं। और इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये थी कि लुइस 16 से पहले लुइस 16 के पहले के जो रूलर्स थे, उन लोगों ने भी अलग अलग जगह लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो उन लड़ाइयों की वजह से फ्रांस के ऊपर बहुत सारे वार लोन्स का बर्डन था। तीसरा काम एक और जो लुइस 16 के द्वारा इस दौर में किया गया, वो ये था कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ ने ब्रिटेन के ख़िलाफ़ अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर दिया। और जब इन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया तो इन्होंने फ्रांस से हेल्प मांगी। तो लुइस 16 ने वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ ऑफ अमेरिका को हेल्प किया। अब इस वॉर को लड़ने के लिए भी लुइस 16 के पास कोई पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो उसने
और ज़्यादा कर्ज लिया और उस कर्ज के पैसे से उसने इस लड़ाई को लड़ा। फाइनली इस वॉर में 13 कॉलोनीज़ ऑफ अमेरिका ये जीत जाते हैं और ब्रिटेन की हार होती है। लेकिन अल्टीमेटली फ्रांस का इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है, और वो नुकसान क्या होता है कि फ्रांस के ऊपर कर्जा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब खजाना खाली है। वार लोन्स, पहले के रूलर्स के वार लोन्स ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लुइस 16 ने 13 कॉलोनीज़ की हेल्प करके वार लोन्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब समय था जिन लोगों से कर्जा लिया है उन लोगों को कर्ज लौटाने का। तो वार लोन्स को रिपे करने के लिए लुइस 16 ने बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोन लिया, और जिन लैंडर्स ने लुइस 16 को ये लोन दिया था उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 10%। तो अब उन लैंडर्स को भी 10% ब्याज का पैसा देना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने एक बात क्लियर कर देती हैं कि लुइस 16 के सामने बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी जिनको वो फेस कर रहा था। इसके अलावा स्टेट के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। एक राजा है तो उसका एक दरबार होगा, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, उसका अपना एक आर्मी होगा, उसने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रखे हैं उनको भी मेंटेन करना है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज बर्डन ऑफ वार लोन्स, there were so many regular expenses of Louis XVI's administrative system. First one is cost of maintaining the army. Second one is cost of maintaining the courts. Third one is cost of maintaining the bureaucratic system or the officials and the universities that were also maintained by Louis XVI. So बहुत सारे खर्चे हैं, उसको अपना दरबार भी देखना है, सेना के लिए भी खर्च करना है, ऑफिशियल्स के लिए भी खर्च करना है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी खर्च करना है। और इसके अलावा खुद लुइस 16 और उसकी फैमिली का अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखी जाए तो ये लोग भी लग्जीरियस लाइफ अपना जी रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे के सारे समस्याओं से निपटने के लिए या इनका सोल्यूशन निकालना हो तो सोल्यूशन निकलता है कि पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आए, क्वेश्चन ये उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो इन सारे के सारे खर्चों से निपटने के लिए स्टेट ने यानी लुइस 16 ने ये डिसाइड किया कि वो अब टैक्सेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि टैक्सेस से ही स्टेट को इनकम होती थी और इस टैक्स के पैसे से ही वो अपने इन तमाम खर्चों को किसी तरीके से निपट सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि हु पेड द टैक्सेस इन फ्रांस इन 18th सेंचुरी। अब साथियों, पॉलिटिकल सिस्टम को हमने अभी देखा, तो सवाल ये उठता है कि टैक्स कौन पे करता था। इसके लिए हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में जानेंगे, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।